हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेट एग्ज़ाम पर। आज इस वीडियो पर हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस में आज हम गति पढ़ने जा रहे हैं और यह वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। गति, देखिए गति होता क्या है। यहाँ पर लिखा है कि यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इस वस्तु को गति की अवस्था में कहा जाता है। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इस वस्तु को गति की अवस्था में कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है विरामावस्था। विरामावस्था क्या होता है। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन न करे तो वस्तु विरामावस्था में कही जाएगी। आइए दूरी पढ़ते हैं कि दूरी क्या होता है। गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं और यह एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि। इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक मीटर होता है तथा यह हमेशा धनात्मक होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि दूरी एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है और दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं चाल को कि चाल क्या होता है। देखिए किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। चाल भी क्या है? एक अदिश राशि और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि चाल एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। आइए इसके फार्मूलों को समझते हैं। देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। यदि हमें किसी सवाल में चाल निकालना है तो इसका फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं विस्थापन को। विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसको ध्यान से देखिए और समझिएगा कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे ये कोई वस्तु यहाँ पर है और एक वस्तु यहाँ पर है। ये प्रारंभिक स्थिति है और ये इसकी अंतिम स्थिति है। इसकी बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। ये याद रखना है आपको कि यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है और विस्थापन एक सदिश राशि है। आइए वेग पढ़ते हैं कि वेग क्या है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग एक सदिश राशि है और इसका मात्रक एसआई पद्धति में मीटर प्रति सेकंड होता है और वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। आइए त्वरण को पढ़ते हैं। त्वरण क्या होता है? यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो वेग परिवर्तन की इस दर को त्वरण कहा जाता है। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो वेग परिवर्तन की इस दर को त्वरण कहा जाता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं।
वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इस लाइन को आप याद रख सकते हैं। और यह एक सदिश राशि है। त्वरण भी क्या है? एक सदिश राशि, और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और देखिए त्वरण का फार्मूला क्या होता है। त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। आपको इस चीज़ को याद रखना होगा कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। आइए गति के नियम को पढ़ते हैं। गति के नियम। गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया। गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया। इसलिए इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। देखिए न्यूटन का प्रथम नियम है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, तथा यदि वह गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। देखिए इस नियम को इस प्रकार भी समझते हैं कि जैसे ये कोई मेज है और इस पर एक पुस्तक रखी हुई है। ऐसे इस पर एक पुस्तक रखी हुई है और ये जब तक रखी रहेगी जब तक इस पर हम कोई भी बाह्य बल आरोपित नहीं करते। मतलब कि यहाँ से जब तक इसको हम धक्का नहीं लगाते तब तक ये खिसक कर यहाँ नहीं गिरेगी, ये अपने स्थान पर रखी रहेगी। इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गति का प्रथम नियम भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट नियम को पढ़ते हैं। गति का द्वितीय नियम क्या होता है? तो यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अथवा वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल की दिशा में ही होती है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल की दिशा में ही होती है। देखिए इसका फार्मूला होता है एक बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि F = m × a, जहाँ F फोर्स है, m द्रव्यमान है और a त्वरण है। आप इस फार्मूले को भी याद कर सकते हैं। देखिए गति के तीसरा नियम क्या है? गति का तीसरा नियम है कि इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है। इस लाइन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा कि इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है। तो आइए यहाँ पर पढ़ते हैं कि दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। ये था गति का तीसरा नियम। आइए आगे पढ़ते हैं। एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो के समीकरण। एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो के समीकरण। यदि कोई वस्तु, यहाँ पर पढ़ेंगे, यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से एक सरल रेखा में गति कर रही है तो इसकी गति को निम्न समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से एक सरल रेखा में गति कर रही है तो इसकी गति को निम्न समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देखिए पहला समीकरण है v = u + at। पहला समीकरण है v = u + at और दूसरा समीकरण है s = ut + ½ at²। और तीसरा समीकरण है v² = u² + 2as।
जहाँ u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, s बराबर विस्थापन और t बराबर समय और a बराबर त्वरण है। जहाँ पर देखिए इधर पर बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि u बराबर त्वरण होता है, v बराबर अंतिम वेग होता है और s बराबर विस्थापन होता है, t बराबर समय होता है और a बराबर त्वरण होता है। आइए वृत्तीय गति को पढ़ते हैं कि वृत्तीय गति क्या होती है। देखिए, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु, ये पंखा है, पंखा आपने देखा होगा और ये एक गोल गोल घूमता है, वृत्त के आकार पे घूमता है, इसी को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है ना। यदि वह वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो उसकी इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे ये पंखा देखिए, जैसे ये पंखा एक दिशा में एक समान चाल से गति करता है तो इसी को एक समान चाल वृत्तीय गति कहा जाता है। आइए कोणीय वेग पढ़ते हैं। कोणीय वेग क्या होता है। देखिए कोणीय वेग क्या होता है कि वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक रेडियन मीटर प्रति सेकंड होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है और कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए इसके फार्मूले को, इसका फार्मूला है ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। डेल्टा थीटा का मतलब होता है कोणीय विस्थापन और डेल्टा टी का मतलब होता है समय। आइए कोणीय विस्थापन को पढ़ते हैं। कोणीय विस्थापन क्या है। इधर पर वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण घूमती है या घूम जाती है उसे कोणीय विस्थापन कहा जाता है। वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण घूम जाती है उसे कोणीय विस्थापन कहा जाता है और यह एक सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका मात्रक रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। इसको आपको याद रखना है कि कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका मात्रक रेडियन होता है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रक्षेप गति। जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित की जाती है। जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल से प्रक्षेपित की जाती है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। पिंड की वह गति प्रक्षेप गति कहलाती है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या होता है। पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच जितना समय लगता है, पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच जितना समय लगता है उसे उड्डयन काल कहते हैं। जैसे ये कोई बालक है, ये कोई बच्चा है, मान लीजिए ये कोई बच्चा है और इसके हाथ में गेंद है। इस गेंद को ऊपर ये उछालता है, ऐसे ऐसे इसने उछाला और इस गेंद को पृथ्वी तक आने में जितना समय लगता है इसी को उड्डयन काल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। देखिए इसका फार्मूला, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से। इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपान जी। इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा
कि उदयन काल T होता है 2u sin थीटा अपान जी। देखिए, जहाँ पर u प्रारंभिक वेग है, थीटा क्षैतिज कोण है और जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण। आइए नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, परास। परास क्या होता है? पिंड अपने उदयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, क्या करता है? तय करता है। परास में पढ़ते हैं कि पिंड अपने उदयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे परास कहते हैं और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। पिंड अपने उदयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे परास कहते हैं और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आर इक्वल टू होता है, आर यहाँ पर क्या है? परास। परास इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। जहाँ पर यू प्रारंभिक वेग है और थीटा क्षैतिज कोण है, जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। तो साथियों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। जहाँ इस टॉपिक के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने पढ़ लिए हैं और इससे संबंधित क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो पर लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सभी साथी के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।